तो आज हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प सूत्र हैं। Z3X टीम के नोट्स हैं, कुछ अनुभवी टेक्नीशियंस के ब्लॉग्स हैं और फोरम की वो बातें जहां असली दिक्कतें डिस्कस होती हैं। और एक सवाल जो बार बार आ रहा था वो ये कि इजी जैक प्लस जैसा पावरफुल टूल होने के बाद भी कुछ आम गलतियां क्यों होती हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो निचोड़ निकालें, वो वर्कशॉप वाला ज्ञान जो किसी भी टेक्नीशियन को एक असली कारीगर बना सकता है। और ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि ये जो एरर्स है ना, असल में ये टूल की कमी नहीं है, ये तो हमारे लॉजिक का, हमारे काम करने के तरीके का इम्तिहान है। सही बात है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, मतलब सीधी सिंपल लॉजिक की बात होगी जो असल दुकान पर काम आती है जब ग्राहक सामने खड़ा हो। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी सिरदर्दी से शुरू करते हैं जो उन फोरम थ्रेड्स में हर दूसरी पोस्ट में दिख रही थी। हाँ, एक नया टेक्नीशियन है, पूरे जोश में ISP पिन आउट लगाता है, बॉक्स से कनेक्ट करता है और स्क्रीन पर कुछ नहीं होता, खाली, बिल्कुल खाली। स्टोरेज डिटेक्ट ही नहीं होती। मैंने देखा है कि 90% लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है या तो IC खराब हो गए या शायद उनका बॉक्स ही काम नहीं कर रहा। हाँ, ये और यहीं पर मतलब अनुभव काम आता है। आप मानकर चलिए 10 में से 9 बार गलती ना IC की होती है ना बॉक्स की। तो फिर कहाँ होती है? गलती होती है उन पतले पतले तारों में। यहाँ बस 2 चीजें पकड़नी है। पहली और सबसे जरूरी चीज है GND, मतलब ग्राउंड। अच्छा। कई लड़के ग्राउंड का तार बस कहीं भी टिका देते हैं। नहीं, ग्राउंड का कनेक्शन एकदम मजबूत होना चाहिए और उसे सिर्फ आंखों से नहीं, मल्टीमीटर से चेक करना है। कंटिन्यूटी मोड पर? हाँ बिल्कुल, प्रोब लगाकर देखो बीप आ रही है या नहीं। अगर ग्राउंड कमजोर है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल सन्नाटा। ठीक है, तो ग्राउंड सबसे जरूरी है। लेकिन मैंने कुछ ब्लॉग्स में ये भी पढ़ा कि सोल्डरिंग की सफाई बहुत जरूरी है, खासकर CSMD और डेटा लाइनों की। ये दूसरा पॉइंट है, आपकी सोल्डरिंग एकदम शीशे जैसी साफ होनी चाहिए। अगर सोल्डर का गोला बन गया या फ्लक्स फैला हुआ है तो सिग्नल वहीं कमजोर हो जाएगा। और ISP तारों की लंबाई, कुछ लोग तो कहते हैं कि तार 4 इंच से ज्यादा लंबा होना ही नहीं चाहिए। क्या ये बात इतनी मायने रखती है? अरे ये तो बहुत ही गहरी बात है। तार जितना लंबा होगा सिग्नल का रास्ता उतना लंबा होगा और उसमें बाहरी नॉइज आने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है? बिल्कुल। मुझे अपना शुरू का टाइम याद है, मैंने एक बार इतने लंबे तार लगा दिए थे कि मदरबोर्ड टेबल पर था और बॉक्स नीचे जमीन पर। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या होना था, मैं घंटों परेशान होती रही कि रीड क्यों नहीं हो रहा। बाद में मेरे उस्ताद ने देखकर बस हंसते हुए तार काटकर छोटे कर दिए। काम 2 मिनट में हो गया। वाह, वो सबक आज तक याद है। तो नियम सीधा है, कनेक्शन पक्का, सोल्डरिंग साफ और तार छोटे। ये कर लिया तो स्टोरेज डिटेक्ट होगी ही होगी। ये तो बहुत काम की बात है। तो चलिए मान लिया कनेक्शन बन गया, स्टोरेज डिटेक्ट हो गई, लेकिन फिर आता है वो अगला बड़ा रोड़ा। कई लोग लिखते हैं कि उनका काम GPT रीड करते हुए अटक जाता है। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आता है GPT रीड फेल। हाँ, ये भी बहुत आम है। ये एरर इतना आम क्यों है? क्या ये भी कनेक्शन की समस्या है? यहाँ लॉजिक थोड़ा सा बदल जाता है। ये एरर कोई खराबी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन। अच्छा, कैसी वार्निंग? बॉक्स आपसे कह रहा है, भाई साहब कनेक्शन तो बन गया है लेकिन डेटा लाने ले जाने का रास्ता ठीक नहीं है। मतलब या तो रास्ता उबड़ खाबड़ है या आप गाड़ी बहुत तेज दौड़ा रहे हो। इसका सीधा मतलब है कि आपके बॉक्स और eMMC के बीच डेटा का कम्युनिकेशन कमजोर है। Z3X के ऑफिशियल नोट्स में इसके बारे में साफ लिखा था। उन्होंने कहा था कि बस की स्पीड कम कर दो। पहला स्टेप तो यही है। पर उन्होंने VCC और VCCQ वोल्टेज को स्थिर रखने पर भी बहुत जोर दिया था। वर्कशॉप में असल काम करते हुए ये वोल्टेज कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। नए लड़के अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। समाधान के 3 हिस्से हैं। पहला, जैसा आपने कहा, सॉफ्टवेयर में बस की स्पीड को सबसे कम पर ले आओ, बिल्कुल कछुए की चाल चलो। ठीक है। दूसरा, ISP के तार छोटे रखो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पावर सप्लाई। अगर आप USB से पावर दे रहे हैं तो पोर्ट सही होना चाहिए। VCCQ वोल्टेज eMMC के इनपुट आउटपुट को चलाता है। अगर उसे ही सही करंट नहीं मिलेगा तो डेटा कहां से जाएगा? समझ गया। ये तीनों चीजें ठीक कर दी तो GPT आराम से रीड हो जाएगी
और एक बात गांठ बांध लें सब, जिस फोन का जीपीटी रीड हो गया, समझो आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। हाँ, ये बात उन ब्लॉग पोस्ट में भी लिखी थी कि जीपीटी रीड होना इस बात का सबूत है कि आपकी हार्डवेयर लेवल की सेटिंग, मतलब कनेक्शन, पावर, स्पीड, अब बिल्कुल सही है। बिल्कुल, एक तरह का ग्रीन सिग्नल है ये। लेकिन अब आते हैं उस स्टेज पर जहां ज्यादातर टेक्नीशियंस को सबसे ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है जब हमें जीपीटी राइट करनी होती है। यहाँ एक छोटी सी भी गलती, जैसा कि एक ब्लॉग में लिखा था, फोन को प्रेस पेपर बना सकती है। बिल्कुल सही शब्द है, प्रेस पेपर। मैं पूरी गंभीरता से कह रही हूँ, ये वो स्टेज है जहां जल्दबाजी या लापरवाही का मतलब है परमानेंट नुकसान। तो यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है? 2 चेतावनियां हर टेक्नीशियन को अपनी दुकान की दीवार पर लिखकर टांग लेनी चाहिए। पहली, गलत जीपीटी का मतलब है परमानेंट डेड फोन। मतलब हमेशा, मैं दोहरा रही हूँ, हमेशा उसी मॉडल और उसी स्टोरेज साइज की जीपीटी फाइल इस्तेमाल करें। 32 GB के फोन में 64 GB की जीपीटी डाल दी तो खेल खत्म। फोन को पता ही नहीं चलेगा कि वो है क्या। बिल्कुल, वो फोन फिर कभी अपनी पहचान नहीं बता पाएगा। और दूसरी चेतावनी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, दूसरी चेतावनी एक जिम्मेदारी है। किसी भी सूरत में जीपीटी राइट करने से पहले ग्राहक के फोन का पूरा बैकअप लेना टेक्नीशियन की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बैकअप? मैं तो कहती हूँ बैकअप ही जिंदगी है। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आपके पास बैकअप है तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। कुछ गड़बड़ हुई तो वापस पुरानी स्थिति में आ सकते हो। ये बैकअप ही जिंदगी वाली बात तो बहुत सही है। एक बार एक लड़के ने बिना बैकअप लिए एक महंगा फोन फ्लैश कर दिया और गलत जीपीटी डाल दी। फोन तो परमानेंट डेड हुआ ही, ग्राहक का सालों का पर्सनल डेटा सब चला गया। ओहो। वो एक छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ी। बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल फोरम्स पे बार बार उठ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि फर्मवेयर से निकली फ्रेश जीपीटी फाइल ही यूज करनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि किसी चलते हुए फोन से लिया गया डंप ज्यादा भरोसेमंद होता है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, लॉजिक ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल वैसा ही दूसरा चलता हुआ फोन है तो उसका डंप लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ जीपीटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी और नेटवर्क से जुड़ी और भी जरूरी फाइलें अपनी सही जगह पर होती हैं। और अगर डंप ना हो तो फर्मवेयर से निकली जीपीटी फाइल भी काम करती है, पर उसके बाद आपको फोन को पूरी तरह से फ्लैश करना पड़ता है। अच्छा। और एक छोटी सी टिप और, जब भी ये जीपीटी राइटिंग जैसा नाजुक काम करो, अपने लैपटॉप को चार्जर से हटाकर बैटरी मोड पर रखो, ताकि बिजली जाने का डर ना रहे। हाँ, अगर अचानक बिजली चली गई तो आपका राइटिंग प्रोसेस बीच में नहीं रुकेगा और मदरबोर्ड खराब नहीं होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। चलिए अब एक और उलझन भरी स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए हमने पूरी सावधानी बरती, सही जीपीटी फाइल ली, बैकअप भी ले लिया और जीपीटी सफलतापूर्वक राइट भी हो गई। सॉफ्टवेयर ने हरा ओके दिखा दिया। हाँ, लेकिन जब फोन को ऑन करने की कोशिश की तो वो अभी ऑन ही नहीं हुआ। ये एक और बड़ी कंफ्यूजन है। जीपीटी तो ठीक है, फिर फोन चालू क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल दिखाता है कि हम लॉजिक की अगली परत पर पहुंच गए हैं। अच्छा। जीपीटी क्या है? जीपीटी सिर्फ एक नक्शा है। वो फोन की मेमोरी को बताता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ है, एंड्रॉइड सिस्टम कहाँ रखा है, यूजर डेटा कहाँ रखना है। ठीक है, एक मैप की तरह। हाँ, लेकिन सिर्फ नक्शा हाथ में होने से कोई शहर तो नहीं बस जाता ना। उस शहर को चलाने के लिए लोग, गाड़ियां, इमारतें, बिजली, पानी, ये सब भी तो चाहिए। वो सब कुछ है फर्मवेयर। मतलब जीपीटी और फर्मवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं। नक्शा और शहर, ये एनालॉजी तो कमाल की है। बिल्कुल, जीपीटी रास्ता दिखाती है और फर्मवेयर उस रास्ते पर चलता है। अगर आपने जीपीटी सही डाल दी पर फोन ऑन नहीं हो रहा तो इसका 100% मतलब है कि आपके शहर में या तो इमारतें ही नहीं है या गलत जगह बनी हुई है। यानी फर्मवेयर में कोई दिक्कत है। हाँ, या तो आपने गलत वर्जन की फाइल डाल दी है या फाइल डाउनलोड करते समय खराब हो गई थी। इसका एक ही समाधान है, हमेशा सही और ऑफिशियल फर्मवेयर ही फ्लैश किया जाए। लेकिन क्या यह हमेशा फर्मवेयर की गलती होती है? मैंने एक फोरम में पढ़ा था कि एक टेक्नीशियन ने बताया कि जीपीटी और फर्मवेयर दोनों सही थे, लेकिन फोन फिर भी ऑन नहीं हुआ। बाद में पता चला कि दिक्कत बूट कॉन्फ़िगरेशन में थी। ये बहुत एडवांस लेवल की बात है, लेकिन आपने सही नस पकड़ी है। 95% केस फर्मवेयर से हल हो जाते हैं। और बाकी 5%? बाकी 5% केस में दिक्कत ईएमएमसी की अंदरूनी सेटिंग्स जैसे बूट कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती है। ये ईएमएससी को बताने का तरीका है कि उसे फोन को चालू करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू करनी है। अच्छा।
अगर ये सेटिंग बिगड़ जाए तो सही जीपीटी और सही फर्मवेयर होने के बावजूद प्रोसेसर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे पहला कदम कहाँ रखना है। ये तो सच में गहरी दुनिया है। अब आखिर में उन छोटी मोटी दिक्कतों पर भी बात कर लेते हैं जो काम को धीमा कर देती हैं। हाँ, जैसे स्पीड का स्लो हो जाना। हाँ, रीड या राइट की स्पीड का कछुए से भी धीमा हो जाना, या EasyJet सॉफ्टवेयर का काम करते करते हैंग हो जाना। हाँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाना। ये शिकायतें भी बहुत थी। हाँ, ये परेशानियां काम का मजा किरकिरा कर देती हैं, लेकिन इनके समाधान सीधे हैं। अगर स्पीड बहुत धीमी है तो जैसा हमने पहले बात की, या तो आपके ISP के तार जरूरत से ज्यादा लंबे हैं या फिर आपकी वर्कशॉप में कोई इलेक्ट्रिकल नॉइज है। तो सेटअप साफ सुथरा रखना चाहिए। बिल्कुल, फालतू तार और डिवाइस हटा दें, स्पीड में बहुत सुधार होता है। और सॉफ्टवेयर हैंग होने का क्या? कई लोग कहते हैं कि उनका बॉक्स खराब है। नहीं, बॉक्स इतनी जल्दी खराब नहीं होते। अगर सॉफ्टवेयर बार बार हैंग हो रहा है तो दिक्कत ज्यादातर आपके कंप्यूटर में होती है। जैसे कि सबसे पहले अपना USB पोर्ट बदल कर देखो, हो सके तो मदरबोर्ड के पीछे वाले पोर्ट इस्तेमाल करो। फिर अपने कंप्यूटर के ड्राइवर्स चेक करो, और सबसे जरूरी बात, हमेशा सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करो, क्योंकि पुराने वर्जन्स में बग्स हो सकते हैं। बिल्कुल, जो नए अपडेट में ठीक कर दिए जाते हैं। और एक प्रो टिप है, अगर आप ये काम रोज करते हैं तो एक अलग साफ सुथरा कंप्यूटर सिर्फ इसी काम के लिए रखें। तो आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो वर्कशॉप के 3 सुनहरे नियम बनते हैं। पहला, काम शुरू करने से पहले बैकअप लो, क्योंकि बैकअप ही जिंदगी है। बिल्कुल। दूसरा, सब्र रखो, हर एरर एक पहेली है, उसे सुलझाने में जल्दबाजी मत करो। और तीसरा, हमेशा लॉजिक से काम लो, अंदाजे से नहीं। EasyJet कोई जादू की छड़ी नहीं, एक औजार है। एकदम सही कहा। और अंत में मैं हर उस टेक्नीशियन से एक ही बात कहना चाहती हूँ जो डेड फोन को टेबल पर देखकर घबरा जाता है। जिस दिन आप GPT, फर्मवेयर और इन कनेक्शंस के लॉजिक को समझ गए, उस दिन आपके अंदर से ये डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। आप डेड फोन को एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि अपनी कारीगरी दिखाने के एक मौके की तरह देखोगे। मोबाइल रिपेयरिंग में अगला लेवल यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, असली उस्तादी यहीं से शुरू होती है। तो इस गहरी और काम की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। आज हमने GPT और फर्मवेयर की बात तो कर ली। मान लीजिए ये दोनों चीजें परफेक्ट हैं, लेकिन क्या होगा अगर दिक्कत खुद eMMC चिप की सेहत में हो? मतलब चिप ही अंदर से कमजोर हो। हाँ, क्या होगा अगर उसके ब्लॉक्स खराब हो रहे हो? उस चिप की हेल्थ रिपोर्ट कैसे निकाली जाए और कैसे पता किया जाए कि इस पर मेहनत करना भी चाहिए या नहीं? ये एक अलग और इससे भी ज्यादा गहरी कहानी है।